Good afternoon, 10th class Hindi medium students, most welcome in this video. देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो यानी पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार संतुलित किया जाता है। उसमें आपने देखा कि जो साइन ऑफ एरो है, तीर के निशान के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ यदि परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो समीकरण संतुलित है। उसको हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम से समझने का प्रयास भी किया था। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण के अंदर भौतिक अवस्थाओं के संकेत किस प्रकार लिखे जाते हैं। ठीक है, ये मैं पहले स्टेप राइटिंग जो समीकरण था यानी रासायनिक समीकरण लिखने के पद उसमें भी समझा चुका हूं, और यहां मैं अलग से क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत किस प्रकार लिखे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप। भौतिक अवस्थाओं के संकेत किस प्रकार लिखते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक हो या अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद हो तो उन पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को निम्न प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहली बात नंबर 1, यदि अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है, यदि अभिकारक व उत्पाद ठोस अवस्था में है तो ठोस को ऐसे व्यक्त करते हैं। एस का मतलब होता है सॉलिड। नंबर 2, यदि अभिकारक व उत्पाद द्रव अवस्था में है तो द्रव को एल का मतलब लिक्विड, द्रव को क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। नंबर 3, यदि अभिकारक व उत्पाद गैस अवस्था में है तो गैस को जी, गैस को जी से लिखते हैं। नंबर 4, यदि अभिकारक व उत्पाद जलीय विलयन में है तो जलीय विलयन को AQ लिखते हैं, यानी इक्वस सॉल्यूशन। इक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार हम भौतिक अवस्थाओं के संकेत
लिख सकते हैं। जैसे मैं एक आपको समीकरण दूं, जैसे हमने समीकरण संतुलित किया था ये वाला कि Fe प्लस H2O, जब इसकी क्रिया होती है तो बनता है Fe3O4 प्लस H2। संतुलित करना चाहें 3Fe 4H2O 4H2, ये संतुलित हो गया। भौतिक अवस्थाओं के संकेत देखिए, ये जो लोहा है ये सॉलिड अवस्था में होता है। आयरन कैसी अवस्था में है? सॉलिड। ये जो पानी है वो यहां पर गैस अवस्था में है, मीन्स भाप के रूप में है। पानी जब भी आयरन से रिएक्शन करता है तो वो गैसीय स्टेज में रिएक्शन करता है। यहां जो फेरिक ऑक्साइड बना है ये सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है और हाइड्रोजन गैस अवस्था में है। तो यहां हमें ये पता लग पा रहा है कि अभिकारक में आयरन ठोस है, जल भाप के रूप में है, गैस के रूप में, उत्पाद में ये ठोस के रूप में है और ये गैस के रूप में है। तो इस प्रकार हम ये निरीक्षण कर पाते हैं कि आयरन सॉलिड, H2O गैस अवस्था में, और नहीं जल तो तीनों अवस्था में होता है। कैसे डिसाइड करें कि कौन सी अवस्था में होगा? तो यहां हमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं और भी हम विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के बारे में भी जानकारी बता सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया में हाइड्रोजन से कराऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO कौन सी अवस्था में होता है? ये गैस अवस्था में। प्लस इसकी क्रिया कराऊं में H2, ये भी गैस अवस्था में। जब ये क्रिया करता है तो इससे बनता है मेथेनॉल, CH3OH। अब कौन सी अवस्था होगी मेथेनॉल की? कार्बन मोनोऑक्साइड आपने गैस अवस्था में लिया, हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में लिया। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो मेथेनॉल बनता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव रूप में। ठीक है, और यहां पर 340 ATM यानी एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, ATM का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, यहां पर काम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम भौतिक अवस्थाओं के संकेतों को आसानी से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब देखो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है जो बेटा मैं आपको समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन दिया कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है? तो समझिए, यदि मैग्नीशियम खुले वायु में है तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फाइड, विभिन्न प्रकार के वो पदार्थों से क्रिया कर लवण बदल जाता है, और जब हम उसको जलाएंगे उस कंडीशन में तो वो ठीक से नहीं जल पाता है। इसलिए उसको जलाने से पहले रगड़ दिया जाता है ताकि उस पर मिली हुई अशुद्धियां साफ हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर लेंगे। देन मैं क्वेश्चन लेता हूं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले बात करूंगा मैं इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा सुन लीजिएगा। जैसे दूध का दही में बदलना रासायनिक अभिक्रिया है, अंगूरों का किण्वन होना रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का दहन रासायनिक अभिक्रिया है। तो विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को हम समझ सकते हैं। तो यहां मैं कुछ उदाहरणों की बात करूंगा, अभिक्रियाओं को समझाने का प्रयास करूंगा। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को नोट करें कि किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा नोट कर लेना आप। किसी पदार्थ में
किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं कहूंगा इसके प्रकार, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, प्रमुख रूप से। ऐसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन मैं कहूंगा रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियाएं चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कितने प्रकार की अभिक्रियाएं? 4। सबसे पहली अभिक्रिया हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, जो जोड़ने का काम करती है। संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन, जिसमें पदार्थ जुड़ते हो और नए पदार्थ बनते हो, तो वह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ जुड़ते हैं। दूसरी कहलाती है वियोजन या अपघटन, जिसमें पदार्थ टूटते हैं। तीसरी कहलाती है विस्थापन, जिसमें किसी अणु या समूह से परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है। और चौथी अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारकों के परमाणु में परस्पर विनिमय होता है। ठीक है, तो हम यहां पर एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, 2, 3 और 4। सबसे पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन भी कहते हैं। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहां मैं एक एक करके अध्ययन करूंगा। आप चारों अभिक्रिया देख ले पहले कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। इन 4 प्रकार के अभिक्रियाओं का अध्ययन हमें करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1, तो संयोजन का अर्थ क्या है? पहले तो अर्थ लिखिएगा। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। संयोजन का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो परिभाषा क्या कहूंगा, समझना। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे A + B, क्या बनेगा? AB। A + B =
AB। अब देखो कैसे संयोजन करें, कौन कौन से पदार्थ लें और उनका संयोजन कराएं। तो हमारे सिलेबस में एक उदाहरण है, हम लेते हैं, जैसे मैं आपको एक बीकर लेकर बताऊं। ये मैंने बीकर लिया, इस बीकर में भर लिया मैंने पानी, और इस पानी के साथ यानी जल, और जल में डाल देते हैं हम चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही आप इसमें डालोगे तो अंदर चूने का पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? चूने का पानी। कैसे बना ध्यान दें। ए पदार्थ लिया मैंने CaO कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस बी ले रहा हूं इसमें क्या? जल H2O। CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का मतलब है जल। ठीक है, CaO यहां पर ले रहे हैं हम, सॉलिड स्टेट में है, पानी लिक्विड है, और इनकी क्रिया कराने पर बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ये बनेगा द्रव रूप में। ठीक है, तो A यहां पर चूना है, B यहां पर जल है, और दोनों की क्रिया कराने पर बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक उत्पाद है। तो परिभाषा क्या है सुन लीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, यहां कितने कम से कम? दो है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा जल है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यह संयोजन अभिक्रिया है। तो परिभाषा तो सिर्फ आप इतनी लिखना कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। फिर आप उदाहरण लेंगे, यह आपको मैंने पहला उदाहरण दिया है। दूसरा छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, C+O2 क्या बनेगा? CO2। क्या बना? CO2। C+O2 क्या बनेगा? CO2। इसे हम कह सकते हैं कोयले का दहन। ये कौन सी अभिक्रिया है? कोयले का दहन की, आप कहोगे यह है कोयले की दहन की अभिक्रिया है। अब है संयोजन, क्यों है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो परिभाषा आप इसकी नोट कर लें और उदाहरण इसका इस तरह बना लें। ठीक है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं आपको। H2 यानी हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, प्लस ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, और दोनों क्रिया जब कर लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बन जाता है H2O यानी जल का निर्माण होता है, वो भी द्रव अवस्था में है। तो ये सब उदाहरण किसके बन रहे हैं? संयोजन के, कि यहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं और मिलने के बाद एक नया उत्पाद बन रहा है, और एक नया उत्पाद बनने की जो क्रिया है वही संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहां ये क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में हो रहा है, जैसे यहां पर तो बन रहा है चूने का पानी, यहां हो रहा है कोयले का दहन, और यहां क्या हो रहा है? जल का निर्माण। जल का निर्माण हो रहा है। मैं और भी इसके उदाहरण दे सकता हूं। देखो आप, संयोजन अभिक्रिया के और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे Mg+O2 क्या बनेगा? MgO। संतुलित करना चाहें तो ये संतुलित हो गया, अवस्था लिखें तो ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड। ठीक है, N2+H2 क्या बनेगा? NH3। संतुलित करें तो 2 यहां लगाओ, 3 यहां लगाओ, ये गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस। बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हो। N2+O2 क्या बनेगा? NO, 2NO। संतुलित करने के लिए है।
तो विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया जिसमें केवल दो अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं, वो सभी अभिक्रिया केवल संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया यदि हाइड्रोजन से करा रहे हो आप, CO, इसकी क्रिया आपने हाइड्रोजन से कराई और बना CH3OH, संतुलित करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, तो यह भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी 2 अभिकारक जुड़ करके और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हो तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक क्वेश्चन बनता है यहां पर, जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी, नाम तो आपने सुना है, कल मैंने आपको उसमें ही बताया था। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब किसी भी अभिक्रिया संपन्न होने के बाद यदि ऊष्मा निकलती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे आपने कोयले का दहन किया, कोयले का दहन करने के बाद निश्चित है ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा निकलेगी तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी यदि बात करूं मैं श्वसन, हम जो श्वास लेते हैं, श्वास लेना भी एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी है? श्वास लेना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैथेन का दहन होना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैथेन, जैसे उदाहरण लिया मैंने CH4, इसका O2 की उपस्थिति में दहन करा दिया तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, और ये ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। और यहां ऊष्मा का उत्सर्जन होने के कारण कहेंगे कि मैथेन का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसे ही श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए हो जाती है क्योंकि श्वसन का काम क्या है? जो हम सांस लेते हैं, हमारे श्वास के द्वारा हमारे भोजन का पाचन होता है। यदि हम श्वास नहीं लेंगे, श्वसन क्रिया नहीं करेंगे, तो भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन छोटे छोटे सरल उत्पादों में नहीं टूटेगा, और भोजन सरल उत्पादों में नहीं टूटेगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा शरीर में, और ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो हम कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, और जब तक भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा बनती है, इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है। तो यहां एक क्वेश्चन आप नोट कर लें, क्वेश्चन लिख लें, मैं आंसर बताऊंगा कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? यह समझना है आपको कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्वेश्चन लिख लो। प्रश्न, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर समझेंगे। सुनना, हम सबको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सभी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय जब पाचन क्रिया होती है तो खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, चावल, ब्रेड, टोस्ट या अन्य कोई आपने उत्पाद काम लिया। जब आपने इसको खाया
खाने के बाद हमारे शरीर में इसका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का रूप है, और यह ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि श्वसन करने के बाद ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। स्टेप बाय स्टेप याद रखना। कैसे? कि हम सभी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, और भोजन करने के बाद जो भी आपने भोजन में किया है वो खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, यानी जो आपने भोजन किया है वो क्या बनेगा? जाके ग्लूकोज बनेगा, और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो नाक से बाहर। H2O विभिन्न रूपों में वितरित हो जाएगा। शेष बनती है ऊर्जा, जिसके द्वारा हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं संचालित अपना काम करती है। अभिक्रिया देखिएगा। तो क्या लिया? ग्लूकोज। भोजन करने के बाद जो ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज क्रिया करता है ऑक्सीजन से। ठीक, ग्लूकोज ने क्रिया किससे की? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस जल प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज आपने कुछ भी खाया, बना ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज है हमारे शरीर के अंदर, वो भी लिक्विड फॉर्म या जलीय विलयन के रूप में बनता है। AQ आप अवस्था बताना चाहें तो, प्लस ऑक्सीजन O2, इससे जैसे ही क्रिया करेगी ये CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होगा, और यहां पर ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा होती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा। 6 अब आप संतुलित करना चाहें तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का समीकरण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगला वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।